राजस्थानी साहित्यकारों ने राजस्थान की अनेक प्रेम कहानियों के ऊपर अपनी कलम चलाई है। और जब उन कहानियों को हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने बिल्कुल ऐसा दृश्य उत्पन्न हो जाता है जैसे हम चित्रपट देख रहे हों। इन कहानियों के अंदर सबसे जो प्रसिद्ध कहानियां हैं वो है ढोला मारू और मूमल महेंद्रा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगा मूमल महेंद्रा की प्रेम कहानी। एक बार क्या हुआ कि गुजरात का हमीर जडेजा अपनी ससुराल अमरकोट गया हुआ था। हमीर जडेजा की शादी अमरकोट के जो राजा थे उनकी राजकुमारी से हुई हुई थी, तो वो अपनी ससुराल गया हुआ था। और अमरकोट के जो महाराजा थे उनके एक पुत्र था महेंद्रा। तो महेंद्रा और हमीर यानी साले बहनोई हम उम्र थे, इसलिए जब हमीर वहां पे गया तो दोनों के बीच में खूब पड़ती थी। दोनों रोज शिकार के लिए जाते, खूब नाच गाना करवाते, खाते पीते। और शिकार तो उनका एक दिनचर्या के अंदर शामिल कि दिन भर शिकार करना और शाम को जो शिकार लाया है उसको पका के खाना। तो एक दिन क्या हुआ कि दोनों शिकार करते करते काफी दूर निकल गए। वो एक हिरण का पीछा कर रहे थे। अचानक आगे देखते हैं कि मरुस्थल आ गया और वहां पे काक नदी बह रही थी। तो हिरण ने क्या हुआ कि अपनी जान बचाने के लिए काक नदी के अंदर छलांग लगा दी। तो दोनों ने ये सोच करके कि जब बेचारे ने जल जल के अंदर भी डुबकी लगा ली है तो हमें भी इसको छोड़ देना चाहिए। तो उन्होंने ये करके वो हिरण का जो शिकार करने का जो मन में विचार था वो त्याग दिया। उसके बाद दोनों जब वहां पे काक नदी के किनारे जाके खड़े हुए तो उनकी नजर पड़ी काक नदी के दूसरी तरफ। तो उन्होंने देखा कि वहां पर डेजर्ट के अंदर यानी रेत के टीले हैं और काक नदी बीच में कल कल करती बह रही है और नदी के किनारे एक सुंदर सा छोटा सा उपवन लगा हुआ है यानी बाग लगा हुआ है। और उस बाग के अंदर एक मेड़ी बनी हुई है। मेड़ी के बारे में मैं आपको बताऊं कि पुराने जमाने के अंदर जो फर्स्ट मंजिल होती थी यानी नीचे कच्चे जो छप्पर वगैरह है या ऐसे गूंथ करके जो झोंपड़े जैसे आजकल आप देखते हो ना, जितनी भी जो होम स्टे की या इस तरह की जो कुछ होटलों के अंदर झोंपड़े बने होते हैं बिल्कुल डिजाइनर, उसी हिसाब का बहुत सुंदर एक झोंपड़े बने होते थे। और उनके ऊपर किसी तरह से लकड़ी वगैरह की छत डाल करके उसके ऊपर फिर एक झोंपड़ा बनाया जाता था, उसको मेड़ी बोलते थे। जिस तरह से पक्के मकान के ऊपर बने हुए को मालिया बोलते हैं, ठीक उसी तरह से झोंपड़े के ऊपर जो दूसरा झोंपड़ा बना होता था उसको मेड़ी बोलते थे। तो एक सुंदर मेड़ी बनी हुई थी और वो बगीचे के अंदर तरह तरह के और झोंपड़े और कई तरह के बने हुए थे, निर्माण कार्य थे। तो उन्होंने ये देखा कि यार ये रेगिस्तान के अंदर ये तो एकदम नखलिस्तान सा मिल गया, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं, इतना सुंदर उपवन था वो। तो दोनों की जिज्ञासा हुई। तो दोनों ने क्या हुआ कि अपने घोड़ों से नदी पार की और उसके बाद उस उपवन में जा पहुंचे। तो वहां जाते ही वहां पर जो उसकी जो मालकिन थी वो उनको अपनी मेड़ी से देख रही थी। तो उसने अपनी एक डावड़ी को भेजा। डावड़ी का मतलब होता है उसकी सहयोगी। तो मूमल ने एक डावड़ी को भेजा कि जा और नीचे बोल नौकरों को कि इन दोनों के घोड़े पकड़े, उनको बांधे और इन दोनों के लिए भोजन की भी व्यवस्था करे, इनको जलपान कराया जाए। तो डावड़ी गई और उसने जाके नीचे नौकरों को कहा कि ऊपर से मैडम का जो है ये आदेश है कि ये जो मेहमान आए हैं इनके लिए जलपान की व्यवस्था करें और इनके लिए घोड़ों को अलग से बांध करके उनके चारे की व्यवस्था करें। सब नौकर पहुंच गए। जा करके उन्होंने पूछा कि भाई आप कहाँ से आए हो, क्या आए हो। तो उन्होंने अपने परिचय दिया कि ये गुजरात के हमीर जडेजा हैं और मैं अमरकोट का जो महाराणा है उनका बेटा हूँ महेंद्रा। ऐसा परिचय देकर के उन्होंने अपना जो भी वहाँ पे आराम करने के लिए बैठ गए। नौकरों ने उनको जलपान कराया और जब वो जलपान के लिए जो डावड़ी आई तो उन्होंने पूछा कि भाई ये इतनी खूबसूरत मेड़ी यहाँ रेगिस्तान के अंदर किसकी है और हम यहाँ किसके मेहमान हैं। तो उसने कहा कि अरे आप मूमल को नहीं जानते, आपको पता आप ये लोद्रवा की राजकुमारी है मूमल और आप इसको नहीं जानते। तो उन्होंने कहा नहीं हम तो नहीं जानते। एनीवे ऐसा कह करके वो डावड़ी तो चली गई। उसके बाद जो नौकर आया उनको और खाना वाना खिलाने के लिए, तो उस नौकर ने कहा कि अरे आपने जग प्यारी मूमल का नाम नहीं सुना, ये तो देश विदेश के अंदर प्रसिद्ध है कि इतनी खूबसूरत शायद ही कोई महिला हो जो इस धरती पे हो। और दूसरा
हमारी मूमल ने एक प्रण भी कर रखा है कि मैं शादी उसी से करूंगी जो मुझे पसंद आए, और ये दुनियादारी, ये राग द्वेष से दूर और यहाँ पे अपनी राजधानी से दूर यहाँ पे इन्होंने बेड़ी बना रखी है, और वो यहीं अपनी मस्ती में मस्त रहती है, उसको बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं। तो इस तरह दोनों ने जब मूमल की प्रशंसाएं सुनी तो दोनों के मन में बड़ी जिज्ञासा हुई कि मूमल से तो मिला जाए। तो जब उन्होंने जलपान कर लिया तो थोड़ी देर में मूमल की एक परिचारिका आई, उसकी जो डावड़ी है वो आई, और उसने कहा कि भाई मूमल भाई साहब आपको बुला रही हैं, तो आप पधारिए। अब महिंद्रा ने अपने बहनोई हमीर को कहा कि पहले आप जाइए, हमीर ने कहा कि नहीं पहले आप जाइए। तो ऐसा होते ही करते करते फिर महिंद्रा ने कहा कि नहीं जीजा जी पहले आपको ही जाना है। तो सबसे पहले हमीर जडेजा जब जाने लगा तो वो जैसे ही डावड़ी गई और उसने जो उसका मूमल का जो आंगन था, प्रांगण था, वहां तक उसको मुख्य द्वार तक छोड़ करके वो वापस साइड में हो गई। हमीर जब जाता है तो अंदर देखा कि अंदर एक शेर बैठा हुआ है, और उधर थोड़ी सी उसकी नजर गई तो उसने देखा कि अरे एक आगे, उससे आगे एक अजगर बैठा हुआ है रास्ते में। तो उसने कहा कि जरूर ये यहाँ पे कोई नखलिस्तान है और कोई ये मायावी है और हमें फंसाना चाहती है। ये सोच के हमीर उल्टे पांव वापस आ गया। जब वो नहीं गया तो डावड़ी फिर आई, फिर उन्होंने महिंद्रा को बुलाया कि अब आप चलिए। तो इस बीच दोनों को ऐसा कोई समय ही नहीं मिला कि हमीर महिंद्रा को कुछ बता सके, और ठीक महिंद्रा भी उसी तरह गया। जो डावड़ी थी उसने उसको भी मुख्य द्वार पे छोड़ दिया, और महिंद्रा ने भी देखा कि अरे आंगन के अंदर तो एक चौक ये शेर बैठा हुआ है और उसके आगे एक अजगर भी है। खैर हमीर ने अपना भाला लिया और सीधा शेर के ऊपर मारा, और जैसे ही उसने भाला मारा तो देखा कि बाहर उसका जो भूसा भरा हुआ था उसके शेर के उसमें शरीर में, वो बाहर निकल गया। तो महिंद्रा को समझ में आई कि अरे ये तो नकली शेर था, भूसा भर करके रखा हुआ था, ये डराने के लिए या हमें हमारी वीरता जांचने के लिए इन्होंने ऐसा रखा हुआ था। खैर आगे गया तो उसने अजगर देखा, तो वो समझ गया कि अजगर भी ऐसा ही है। तो उसने अजगर को भी एक भाला मारा और वो भी धराशायी हो गया, उसका भी जो भूसा वूसा वो सारे कपड़े चितरे निकल गए। ये सोच के जैसे ही महिंद्रा आगे बढ़ा तो अगला जो चौक था उसको, उसके अंदर महिंद्रा को लगा कि ये पूरा पानी से भरा हुआ है। तो उसने अपने भाला जो है वो उस पानी के अंदर डाला कि देखें इसकी गहराई कितनी है। तो भाला तो कहीं नहीं गया, उल्टी ठक्की आवाज आई। तो महिंद्रा समझ गया कि ये पानी नहीं है, ये भी कोई जंजाल है, और ये फर्श है और कांच का फर्श बना हुआ है और इस तरह का कोई डिजाइन किया हुआ है कि मुझे पानी नजर आ रहा है। तो वो अपना ठक ठक करता हुआ आगे मूमल की जो मेड़ी थी उसके अंदर चढ़ गया। जब मूमल ने उसको देखा तो मूमल उसको देखती रह गई और महिंद्रा उसके रूप को देखते हुए रह गया। महिंद्रा ने तो कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसा रूप मुझे कहीं देखने को मिलेगा, और मूमल ने भी बांके महिंद्रे का जो बलिष्ठ शरीर देखा तो वो भी देखती रहेगी कि ऐसा बांका नौजवान आज तक मैंने नहीं देखा। कई राजकुमार आए गए लेकिन ऐसा नौजवान तो नहीं देखा। दोनों एक टक एक दूसरे को देखते रहे, और उसके बाद दोनों ने अपना अपना परिचय दिया और दोनों ने खूब सारी बातें की। इस बीच दोनों के बीच में एक प्रेम उत्पन्न हो गया। अब महिंद्रा जब जाने लगा तब मूमल ने कहा कि भाई आप जाओ मत। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं जाना तो पड़ेगा, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं आपसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। ये कह करके महिंद्रा ने विदा ली। अब होता क्या है कि महिंद्रा जब वहां पे अमरकोट वापस पहुंच जाता है अपने बहनोई अमीर के साथ में, तो उसको तो बस मूमल ही मूमल नजर आए। उसको न खाना अच्छा लगे न पीना अच्छा लगे, और मूमल से मिलने की तड़फ। अब महिंद्रा ने सोचा कि इतनी दूर वापस कैसे जाके आया जाए। तो उसने अपना जो ऊंट जो रखवाला था, राजस्थान के अंदर रेबारी एक जाति होती है जो ऊंटों को, रियासती काल में भी ऊंटों की जो देखभाल होती थी वो रेबारी जाति के लोग ही करते थे। तो उन्होंने अपना जो, रेबारियों को रायका भी बोलते हैं और रेबारी भी बोलते हैं, तो उन्होंने अपने रायका रामू को बुलाया और कहा कि मुझे एक ऐसा ऊंट चाहिए जो लोद्रवा जाकर के वापस रात के रात में आ जाए। तो उन्होंने कहा साहब एक ऊंट है मेरे पास। तो उन्होंने कहा ठीक है तैयार कर देना। अब शाम के समय, रात के समय क्या होता था कि वो रामू ऊंट को तैयार करके ले आता था और महिंद्रा उस पर चढ़ता
और सीधा एड़ लगाता और काक नदी के पार रात भर मूमल के साथ रहता और तड़के उठ करके वापस वहां पे अमरकोट पहुंच जाता और जाकर के अपनी सबसे जो छोटी रानी थी उसके पास जाके सो जाता। एक्चुअली मैं बताऊं कि महिंद्रा की पहले कई शादियां हो चुकी थी, ऑलरेडी वो मैरिड था और कई राजकुमारियों से शादियां हो चुकी थी। अब उसका ये 6-7 महीने तक रोज यही रूटीन चलता रहा। वो रात को अपने ऊंट पे बैठे, पेड़ लगाए, काक नदी के पार पहुंचे और मूमल से मिलकर के सुबह तीसरे पहर जाकर के वापस सो जाए और उसके बाद सोता रहे। अब जो उसकी बाकी जो कुंवरानियां थी, उनकी जो पत्नियां थी, उनको लगा कि ये हमारे पास तो आता ही नहीं, आज 6-7 महीने हो गए, ये छोटे वाली ने इसके ऊपर कुछ कब्जा किया हुआ है, इसी ने कुछ जादू करके किया हुआ है, हमारे पास आने नहीं देती। तो उन्होंने इसकी शिकायत अपनी सास से करी, यानी जो अमरकोट की उस टाइम रानी थी उससे उन्होंने उसकी शिकायत की। तो रानी ने छोटी बहू को बुलाया और कहा कि भाई इन्होंने भी महिंद्रा के साथ शादी की है, इनका भी हक बनता है, तू तो सिर्फ अपने चुंगल में उसको दबा के बैठी है, इनके पास भी जाने दिया कर। तो उसने कहा जी कि ये तो सुबह तड़के के लगभग आते हैं और तीसरे पैर आते हैं और उसके बाद सो जाते हैं, मेरे से तो इनसे बात हुए भी बहुत दिन हो गए, समझ नहीं आता कि ये बात ही नहीं करते, आते हैं और सो जाते हैं। तो रानी को बड़ा अचंभा हुआ कि यार ये कैसे हो सकता है। ये तो उन्होंने इसकी जो अमरकोट के राणा जी थे उनसे उन्होंने सलाह की अपने पति से कि बेटा इस तरह से जाता है और सुबह आकर के तड़के सो जाता है, उसके बाद उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं। राणा बड़े चतुर थे, बुद्धिजीवी थे। तो उन्होंने पूछा कि बहू को ये पूछना कि वो जब आता है तो उसकी शारीरिक स्थिति क्या होती है, कपड़े लत्ते किस तरह से होते हैं। तो पूछताछ में बहू ने बताया कि भाई वो जब आते हैं तो उनके बाल एकदम गीले होते हैं, उनसे पानी टपक रहा होता है। तो राणा जी ने कहा कि आज रात जब वो आए तो एक काम करना, उसके बालों के नीचे एक कटोरा रख देना और वो पानी इकट्ठा करना और वो मुझे सुबह मेरे सामने पेश करना। बहू ने ऐसे ही किया। सुबह जब कटोरा राणा जी के पास पेश किया तो उन्होंने पानी चखा, चखते ही उन्होंने कहा ये तो काक नदी का पानी है, इसका मतलब जरूर ये मूमल के पास जा रहा होगा, क्योंकि राणा जी को पता था कि मूमल की वहां मेड़ी है और ये काक नदी पार करके जाता है और जब काक नदी पार करके वापस आता है तो ये पूरा भीगा होता है। तो जब ये पता चला, दूसरी जो बहुएं थी उनको, उसकी जो बहुएं थी उनको पता लगा, तो उन्होंने सबने मिलकर ये तय किया कि ये जाता कैसे है। तो उन्हें पता लगा कि ये रात को एक ऊंट लेके जाता है और ये सुबह लौट आता है। तो उसकी जो जितनी पत्नियां थी उन्होंने सबने मिलकर के एक षड्यंत्र रचा और उन्होंने उस ऊंट के पेट तुड़वा दिए। अब शाम को जब रामू रायका जब लेकर के ऊंट नहीं आया तो महिंद्रा बड़ा चिंतित हुआ। वो उसके घर गया कि भाई क्या हुआ, तू ऊंट लेके आने वाला था, आया ही नहीं। तो उन्होंने कहा साहब लेके क्या आता, वो तो आपकी रानियों, आपकी जो कुंवरानियां हैं उन्होंने उसके पेट तुड़वा दिए। अब महिंद्रा बड़ा चिंतित हुआ। एक तरफ उसको वो तलक कि किसी तरह से मूमल से मैं मिलूं। तो हुआ क्या कि उसने पूछा कि भाई कोई और ऊंट नहीं है हमारे पास जो वहां से जा सके। तो उसने कहा जी हमारे बेड़े में और तो नहीं है, लेकिन एक ऊंट है, वो भी बच्चा है, तो वो तेज दौड़ता है, जाकर के वापस भी आ सकता है, लेकिन वो इतना भी एक्सपर्ट नहीं है। और होता क्या है कि यदि आपने चाबुक थोड़ा ऊंचा कर लिया उसके बाद वो अनकंट्रोल हो जाता है और वो जिधर दौड़ रहा होता है उधर ही दौड़ता है, फिर वो काबू नहीं रहता। तो आप उसको ले तो जाइए, लेकिन रास्ते में ये ध्यान रखें कि चाबुक ऊंचा मत करना। महिंद्रा ने कहा ठीक है भाई, मुझे चाबुक ऊंचा करने की क्या जरूरत है, मुझे तो जाके आना है। अब साहब महिंद्रा उस नए जो बच्चा ऊंट था उसके ऊपर चढ़ा। राजस्थानी के अंदर उसको बोलते टोरडा। उस टोरडे के ऊपर चढ़ा और रवाना हो गया। रास्ते के अंदर वो मूमल के ख्यालों में खोया हुआ था, तो उसको पता ही नहीं चला कि कब चाबुक वाला हाथ ऊंचा हो गया। और चाबुक ऊंचा होते ही वो टोरडे ने लगाई दौड़ और उसने जो दिशा पकड़ रखी थी उसी के अंदर दौड़ चला, वो काबू ही नहीं आया। अब वहां जाकर के सुनसान में जब पूछा तो जब वो टोरडा भी कुछ धीरे बढ़ा तो महिंद्रा ने वहीं पूछा, देखा कि दूर एक कोई झोंपड़ी में दिया टिमटिमा रहा है। तो वो वहां गया, वहां जाके उन्हें पूछा कि भाई ये कौन सी जगह है। तो उन्होंने कहा भाई आप तो बाड़मेर आ गए। अब कहाँ बाड़मेर और कहाँ लोद्रवा जैसलमेर। एनीवे वहां पे महिंद्रा ने फिर उससे रास्ता पूछा कि भैया मुझे किधर जाना चाहिए, मुझे वहां पे काक नदी पे जाना है, मूमल की मेड़ी पे। तो उन्होंने जो वहां बुढ़िया थी उसने
डोकरी ने उसको रास्ता बता दिया। तो महिंद्रा मतलब ऐसा करने से महिंद्रा को बहुत देर हो गई। और उस दिन क्या हुआ कि मूमल की जो सहेलियां हैं वो वहां से लोधरवा से आई हुई थी, और उसकी एक बहन जिसका नाम था सुमल वो भी आई हुई थी। तो वो अपना एंजॉय कर रही थी, खेल खेल रही थी। तो उन्होंने अपने खेल खेल के अंदर उसकी जो छोटी बहन सुमल थी उसने उस दिन पुरुष के कपड़े पहने थे। वो पुरुष के भेष के अंदर कोई नाटक कर रही होगी आपस में। और अब जब दोनों बहनें सोई तो वो छोटी बहन सुमल भूल गई कि मैंने मर्दाना कपड़े पहने हुए हैं, और वो पुरुषों के कपड़े में ही जाकर के दोनों मूमल के पलंग पे ही दोनों उसके कक्ष में सो गई। अब महिंद्रा वहां से काफी देर हो चुकी थी महिंद्रा को, तो वो जब ढूंढते ढूंढते जब आया वापस, और जब देखा उसने, वो सीधे मूमल की वहां पे चढ़ के देखा तो पता लगा कि उसके साथ तो कोई मर्द सोया हुआ है, क्योंकि वो मर्दाना कपड़ों में थी ना उसकी बहन मूमल। तो महिंद्रा को लगा कि ये तो किसी परमर्द के साथ सोई हुई है। तो महिंद्रा का तो दिमाग खराब हो गया कि जिस औरत के लिए मैं इतनी दूर से चल के आता हूँ रोज, जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ रखा है, और वही मेरे साथ इस तरह की गद्दारी कर रही है। तो ये देख करके महिंद्रा वहां से वापस रवाना हुआ तो किसी तरह उसकी कटार वहां पे गिर गई। अब वो तो अपने ऊंट पे चढ़ करके वापस अमरकोट आ गया। सुबह जब मूमल उठी और उसने महिंद्रा की कटार देखी तो वो समझ गई कि हाँ, रात को महिंद्रा आया हुआ था, ये उसकी निशानी है, और लगता है कहीं नाराज होकर के चला गया। और उसके बाद तो महिंद्रा कई दिनों तक नहीं आया। तो मूमल को बड़ी चिंता हुई कि ऐसा क्या हो गया। तो मूमल ने कई संदेश भेजे, उसका कोई जवाब नहीं आया। आखिर मूमल ने एक गायक को भेजा, ढोली को। पुराने जमाने में क्या होता था कि किसी को संदेश देना होता था, और जब गुप्त संदेश देना होता था तो ढोली को भेजा जाता था, क्योंकि जो पत्र भेजे वो महिंद्रा की जो पत्नियां थी वो महिंद्रा तक पहुंच नहीं देती थी, वो बीच में फाड़ के फेंक देती। तो बाद में क्या होता था, ये प्रेम कहानियों के अंदर जहां भी आप देखेंगे तो ढोली को भेजा जाता था। ढोली क्या करता था कि किसी बहाने सामने वाले के साथ पहुंच जाता, और नहीं भी पहुंचता तो वो उसके महल के पास में कहीं बैठ करके दूर दोहे में गाता, यानी गीत गाता, और वो सुनाकर उसको प्रभावित करता, और उन अपने गीतों के माध्यम से ही वो संदेश सामने वाले तक पहुंचा देते। ये एक तरह की उनकी कलाकारी होती थी। तो मूमल ने भी एक ढोली को भेजा, तो साहब वो ढोली ने भी मिल करके खूब गीत वगैरह गाए, सुनाए। फिर ढोली ने पूरी बात बताई कि भाई आपसे वो नाराज है, लेकिन महिंद्रा तो नहीं माना। और उसने जब बताया कि भाई मेरे साथ, मैं तो जब गया तो वो किसी परमर्द के साथ सोई हुई थी, तो मैं तो ऐसी का शकल ही नहीं देखूंगा। तब ढोली ने आकर के मूमल को सारी बताई। तब मूमल को माजरा समझ आया कि ये तो बीच में दोनों के बीच में एक कन्फ्यूजन हो गया, ये तकड़ी गलतफहमी हो गई। तो वो गलतफहमी दूर करने के लिए मूमल ने तय किया कि मैं खुद अमरकोट जाऊंगी। और मूमल ने अपना डेरा लगाया और अपना जो है पूरे रथ वगैरह लेकर के वो अमरकोट पहुंच गई। अमरकोट के बाहर उसने डेरा लगाया। डेरा लगाने के बाद में उसने महिंद्रा को एक सूचना भेजी कि भाई मैं आपसे मिलने के लिए आई हूं। तो महिंद्रा ने सोचा कि भाई हो सकता है इसकी गलती नहीं हो, कोई कन्फ्यूजन हो। तो ठीक है, महिंद्रा ने उत्तर दे दिया कि मैं कल सुबह मिलने के लिए आऊंगा। अब दूसरे दिन सुबह महिंद्रा ने देखा कि मूमल मेरे लिए इतनी दूर से आई है, तो उसकी क्यों नहीं परीक्षा ली जाए। तो उसने अपने एक नौकर को बुलाया और कहा कि तू जाकर के सुबह ऐसा ड्रामा करना और रोते पीटते जाना, और ऐसा ड्रामा करना कि मैं मर गया, और मेरे मरने की सूचना मूमल को देना। नौकर ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन सुबह होते ही नौकर वहां पे मूमल के डेरे पे पहुंचा, और वो रोते पीटते गया, और उसने जाके पछाड़े खा रहा है, वो कर रहा है कि साहब महिंद्रा को तो रात को काले नाग ने डस लिया, और वो महिंद्रा तो खत्म हो गया। तो जब ये मूमल ने सुना तो मूमल ने भी पछाड़ खा करके वहां गिरी, और गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मतलब मूमल वहां पे खत्म हो गई। जब ये बात महिंद्रा को पता लगी तो महिंद्रा को बड़ा पछतावा हुआ, और ये कि मैंने ये क्या कर दिया। उसके बाद तो महिंद्रा जो है मूमल के वियोग में मेरी मूमल करते हुए पागलों की तरह घूमता रहा, और उसने सब कुछ छोड़ दिया। मतलब एक तरह से वो उसका दिमागी जो संतुलन है वो बिगड़ गया, और वो बिल्कुल पागलों की तरह मेरी मूमल करते हुए कभी पेड़ों से लिपट रहा है, कभी रेत के टीलों में जा रहा है, कभी कहीं लौट रहा है। तो इस तरह घूमते घूमते महिंद्रा की भी मेरी मूमल करते करते मूमल के वियोग में महिंद्रा भी चल बसता है, यानी उसकी भी मौत हो जाती है। तो इस तरह से इस प्रेम कहानी का एंड होता है। राजस्थान के साहित्य में ऐसी अनेक कहानियां हैं,
उनसे पता लगता है कि उस ज़माने की हमारी जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी वो किस तरह की थी, हमारे समाज किस तरह का था। तो आप लोगों को इस तरह की कहानियाँ सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, ताकि ये जो नैरेटिव सेट किया गया ना कि हमारे यहाँ महिलाओं की हालत ख़राब थी, इनको तो कुछ घरों में बंद रखते थे, तो ये सारी बातें आपको पता लगेगी। अब मुझे बताइए कि मूमल ने ये तय कर लिया कि मैं अपनी पसंद के आदमी से शादी करूंगी, और वो अकेली वहां रहती थी साइड में अपना काक नदी के किनारे पे बाग बना के। तो उसके जो पिता थे यानी उस वक्त के राजा थे, उन्होंने उसको इतनी छूट दी होती है ना, या उन्होंने थोपा तो नहीं कि हमने तेरी शादी इसके साथ किसी के साथ तय कर दी है और तुझे करनी पड़ेगी। तो ये उस कहानियां उस समय के सामाजिक जीवन को आगा चित्रण करती है। हमें पता लगता है कि उस समय की सामाजिक व्यवस्थाएं क्या थी, रीति रिवाज क्या थे, सामाजिक सांस्कृतिक धाराएं क्या थी। तो हमें इस तरह की कहानियां सुननी चाहिए। अगले किसी वीडियो के अंदर मैं फिर इसी तरह की कोई एक नई कहानी लेकर के प्रस्तुत होऊंगा। तब तक मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।